मेरा वॉलेट और रुमाल बिस्तर पर रखा है। शर्ट कौन सी दूं? नीरज। हाँ? शर्ट कौन सी दूं? कोई भी दे दो। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, वो अंजलि के बारे में सोच रहा था। संध्या, मुझे लगता नहीं कि वो इतनी आसानी से सुधरने वाली है। मैंने उसका पागलपन देखा है संध्या। वो इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है संध्या। मुझे लगता है वो फिर से कुछ ना कुछ जरूर करेगी। अंजलि अब कुछ नहीं करेगी, मेरा यकीन करो। मैं जानती हूँ कि उसका पागलपन इतनी आसानी से नहीं जाने वाला, लेकिन इस बार मैंने उसकी दुखती रग पर हाथ रखा है। कुछ भी करने से पहले वो 100 बार सोचेगी। और जहां तक उसे सुधारने का सवाल है, तो उसे सुधारने के लिए हमें उसे अनमोल के करीब लाना होगा। उसे ये एहसास दिलाना होगा कि अब अनमोल ही उसका पति है। बस एक बार अगर वो अनमोल में अपनी खुशी ढूंढ लेगी ना, उसके बाद तुम्हारे बारे में तो क्या, किसी के बारे में भी नहीं सोचेगी। बस उसे किसी तरह अनमोल को अपनाना होगा। वो तो ठीक है संध्या, पर हम ये करेंगे कैसे? अब ये कैसे करना है वो तुम जानो अनमोल। अभी तुम बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो। तुम्हारी शादी हो गई है और उतनी ही जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं तुम्हारे सर पर। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अंजलि है। तुम्हें उसका खास ध्यान रखना पड़ेगा अनमोल। 1 महीना भी तुम्हारी शादी को नहीं हुआ और तुम इसे अकेला छोड़ के पुणे चले गए। भाभी, काम ऐसा था कि जाना पड़ा। घर में सब बिजी थे और काम इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने ही काम के लिए दादाजी को कहा था तो कि तुम अंजलि को साथ ले जाते ना, तुम्हारा काम भी हो जाता और वो भी घूम लेती। अनमोल, कुछ बातें समझने की होती है, हर बात बताने वाली नहीं होती। भाभी, मैं आगे से ख्याल रखूंगा। और हाँ, अंजलि को अकेला मत छोड़ा करो। उसके साथ समय बिताओ, जितना हो सके उतना। जितना समय साथ में गुजारोगे उतना ही एक दूसरे को समझ पाओगे। अब अनमोल, आज शाम को मैंने अपने मामा जी के यहाँ तुम दोनों के लिए डिनर रखा है। अंजलि थोड़ा बाहर गई है, आती ही होगी। जैसे ही आती है तुम दोनों तैयार हो जाओ और उनके घर चले जाना, ठीक है? ठीक है भाभी, जैसे आप कहो। पूर्वी भाभी, थैंक यू। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे बात मत किया करो। मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं। और एक बात, तुम ये थैंक्स वगैरह बोल के और अंजलि की बुराई करके मेरे दिल को जीतने की कोशिश मत करना। मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए विचार हैं वो कभी नहीं बदलेंगे। मैं आज भी तुमसे नफरत करती हूँ और कल भी करती रहूंगी। एक बात ध्यान से सुन लो, मुझसे दोबारा बात करने की कोशिश मत करना। ये क्या माजरा है पूर्वी? ये संध्या तुम्हारे कुछ ज्यादा ही नजदीक आने की कोशिश कर रही है। और मैंने सुना है कि अंजलि के बारे में कह रही थी, मतलब ऐसा मैंने सुना है कि अंजलि के बारे में कह रही थी कि ये बुआ, अगर आप दूसरों की जिंदगी में झांकने के बजाय अपनी जिंदगी में झांक के देखेंगी ना, तो शायद इस तरह मायके में पड़ी नहीं रह जाती।
इसलिए अच्छा यही होगा कि आप अपना काम करें। क्या कहा तूने पूर्वी? अरे अपने मायके में हूं ना तो अपने बाप के घर पे हूं, तुम्हारे बाप का नहीं खाती हूं। और खबरदार खबरदार मेरे बारे में कुछ कहा तो, अरे जाकर अपनी बहन को देख, शादी किसी से करती है और डोरे किसी और के पति को डालती है। तुम्हें क्या लगता है कि बिल्ली अगर आंखें बंद करके दूध पी जाए तो किसी को दिखाई नहीं देगा क्या? अरे सबको सब कुछ दिखता है। मेरे बारे में कहने से बेहतर होगा कि जाकर अपनी बहन को संभाल। आजकल तो किसी का भला करना ही बेकार है। अरे मैं तो यहाँ तेरे मदद करने का सोच कर आई थी। अरे छोड़, तेरी मदद कौन करेगा? मुझे चिंता इस बात की नहीं है कि तुम्हें पूजा करनी पड़ रही है। मुझे फिक्र तो इस बात की है कि तुझे उस स्वामी के आश्रम में जाना पड़ रहा है। वो स्वामी सिर्फ नाम का स्वामी है श्रद्धा, बहुत ही नीच इंसान है वो। नियत अच्छी नहीं है उसकी। मेरी समझ में नहीं आता उसने तुम्हें आश्रम में क्यों बुलाया है। बहुत डर लग रहा है मुझे ये सोचकर। आई, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप और मैं, हम दोनों चुप अपने पति की वजह से हैं। और अगर वो स्वामी हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझ रहा है तो गलत कर रहा है। अगर उसने वहां कुछ भी करने की कोशिश की, कुछ भी गलत करने की कोशिश की ना, तो उसे वहीं उसके आश्रम में सबक सिखाऊंगी। तुम्हारी ये बातें सुनती हूँ ना तो मुझे मेरा बीता हुआ कल याद आता है। सच। जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तो बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। जो बात अच्छी नहीं लगती थी उस पर लड़ पड़ते थे, लेकिन अपने पति का लिहाज करके चुप हो जाते थे। लेकिन धीरे धीरे बात करने की, लड़ने की हिम्मत टूट सी गई। फिर मैंने सोच लिया, तेरे पति जो करते उन्हें करते रहने दो। मैं अपने बेटे को अपने पति की तरह नहीं होने दूंगी। लेकिन किस्मत का खेल देखा, मेरा बेटा तो मेरे पति से भी 2 कदम आगे निकल गया। मैं बस इतना ही चाहती हूँ श्रद्धा, जो मेरे साथ हुआ तेरी जिंदगी के साथ ना हो। मैं तो जी रही हूँ जिंदा लाश की तरह। आई, आप चिंता मत कीजिए। बाबा हमेशा कहा करते थे कि हर मौसम एक जैसा नहीं होता, पतझड़ चले जाते हैं तो ही हरियाली जरूर आती है। ठीक उसी तरह बुरा वक्त भी चला जाएगा और अच्छा वक्त जरूर आएगा। अच्छे दिनों की उम्मीद में तो उम्र बीत गई मेरी, बीत गई। भगवान से अब यही प्रार्थना है कि ये सब तेरे साथ ना हो। नहीं आई, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि मेरे साथ आप हो, मेरी प्यारी आई। चलो अब चलो आओ जाओ। स्वामी जी, स्वामी जी,
आयुष्मान। इस मनहूस को आपके आश्रम में ले आया। अब इस मनहूस के साथ जो पूजा करनी है कीजिए, लेकिन मुझे नुकसान से बचा लीजिए। चलो चलो पूजा करेंगे, चलो चलो। ठहरो रोहित, मैं जो पूजा करवाना चाहता हूं उसमें 1 घंटे का समय लगेगा और मुझे उसके लिए एकांत की आवश्यकता है। सही है, ठीक है ठीक है। वैसे भी स्वामी जी, इस मनहूस से जितना दूर रहूं इतना बेहतर है मेरे लिए। चलो चलो स्वामी जी के साथ जाओ। मनहूस, श्रद्धा जाओ। आओ जी आप। हाँ आप भी। अरे अरे नहीं नहीं, तुम जाओ, चलो जाओ जाओ। अरे जाओ, वक्त बर्बाद मत करो, जाओ जाओ। आओ। एकांत में पूजा करनी थी तो दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत है? जो पूजा मैं तुमसे करवाना चाहता हूं वो बंद दरवाजे के पीछे ही हो सकती है। अरे डरो मत, मुझे तुम्हारे साथ जो कुछ करना है वो एक ना एक दिन मैं करके रहूंगा। लेकिन यहां नहीं, ये मेरा आश्रम है, यहां पे लोग मेरी पूजा करने आते हैं। प्रतिष्ठा का प्रश्न है, लेकिन कई ठिकाने हैं मेरे पास जहां मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं आएगा। आज यहां बुला के मैं तुम्हें यह बताना चाहता था कि मैं जब चाहूं तुम्हारे पति और तुम्हारे ससुर खुद तुम्हें मेरे पास छोड़ के जाएंगे। अभी भी समय है श्रद्धा, समझ जाओ और मेरी शरण में आ जाओ। तुम्हारे ससुर और तुम्हारे पति को कुछ भी पता नहीं चलेगा। नियत जितनी खराब है ना तुम्हारी, याददाश्त उतनी ही अच्छी है। तभी तो तुम्हें मेरा थप्पड़ याद रहा। चलो अब जल्दी से पूजा कराओ, वरना आरती उतारूंगी मैं तुम्हारी, वो भी जूते और चप्पलों से। ये जितना तड़पाती है मेरी प्यास और बढ़ती जाती है। पहली बार कोल्हापुर की लाल मिर्ची हाथ लगी है। साम दाम दंड भेद, चाहे जो करना पड़े इसे तो पाकर रहूंगा। भगवान, कभी कभी तो तुम्हारे होने का भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि अगर वाकई में तुम हो तो अपने नाम पर किसी को ऐसा पाखंड करने की इजाजत कैसे दे सकते हो? क्यों ऐसे पापियों को सजा नहीं देते? क्यों?
हेलो। हाय, तुम आ गई हो? हाँ आंटी, मैं तो कब से यहाँ पे बैठी हूँ। आप आ गई? हाँ, मैं बस अभी पहुंची हूँ। वो जगह ढूंढने में थोड़ी सी देर लग गई, लेकिन मैं तुम्हें पहचानूंगी कैसे? आंटी, मैंने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी है और आप जैसे ही एंटर करेंगे तो मैं कॉर्नर वाले टेबल पे बैठी हूँ। आई थिंक मैंने आपको जान लिया। आपने ब्लू कलर की साड़ी पहनी है ना? मैंने भी तुम्हें देख लिया। मैं आती हूँ। हेलो आंटी। हेलो, बताओ क्या बात है? तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? बताती हूँ, पहले आप बैठिए तो। मुझे नहीं मालूम था कि आप मुंबई में हैं। मुझे लगा कि अगर आप ग्वालियर में हैं तो पता नहीं मैं आपसे कैसे मिल पाऊंगी। काम की बात करें? मेरा नाम अंजलि विरानी और मेरी शादी नीरज के साथ होने वाली थी। नीरज? हाँ, वही नीरज जिसे पाल पोस के आपने बड़ा किया था। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और हमारी शादी भी होने वाली थी, लेकिन शादी के दिन हमारी शादी टूट गई और इसकी वजह और कोई नहीं है, आपकी अपनी बहू युवराज की पत्नी संध्या है। जिस मंडप में नीरज के साथ मेरी शादी होने वाली थी, उसी मंडप में संध्या ने नीरज को मुझसे छीन लिया, मेरे सामने उससे शादी कर ली और मुझे नीरज के छोटे भाई के साथ शादी करनी पड़ी। बस, अब और कुछ मत बोलना। समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीती होगी और तुम क्यों मुझसे मिलना चाहती थी। बहुत दिनों से तलाश थी मुझे संध्या की। बहुत दिनों से सोच रही थी कैसे संध्या से अपना पुराना हिसाब पूरा करूं। तुम मुझे अपना दोस्त समझो। दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त ही होता है ना। तो और भी अच्छा, अब आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं, मेरी दोस्त बनकर। और अगर आप मेरे साथ हैं तो संध्या को इस घर से निकालना और भी आसान हो जाएगा। और वैसे भी संध्या अकेली हमारे अगेंस्ट ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। अंजलि, मैं भी उसके सामने आना चाहती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं। उसकी जिंदगी में मेरा आना किसी भूकंप से कम नहीं होना चाहिए। आऊंगी मैं तुम्हारे घर, जरूर आऊंगी, लेकिन बकायदा प्लान करना पड़ेगा वो सब। तब तक तुम बस वही करना जो मैं तुमसे कहूंगी, लेकिन उसके पहले मुझे तुम हर बात डिटेल में बताओ। मैं नीरज और संध्या के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ।